10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. Blast off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 3 लैंड एंड एनवायरनमेंट, जो कि टेक्निकली सबसे बड़ा चैप्टर है इस किताब का, और पक्का लॉन्ग सवाल भी इसमें से आता है पक्को पक। फिर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग करते हैं, एक्सरसाइज सारी सॉल्व करते हैं, MCQ साथ साथ करते हैं। पाकिस्तान द लैंड एंड एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है। MCQs पहले खा लेते हैं। इसके डेनल लाइन जो है वो 2250 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ, जिसको डेनल लाइन कहते हैं। उसके बाद है जी सिब्बी और जैकबाबाद, पाकिस्तान के भी सबसे गर्म तरीन शहर हैं और दुनिया के भी गर्म तरीन शहरों में से एक हैं। दोनों बलूचिस्तान में वाक़ हैं। मरी और हज़ार की जो पहाड़ी हैं वो को हिमालय का एक झेली सिलसिला है, जिसको पीर पंजाल कहते हैं। तो ये दोनों पीर पंजाल के सिलसिले में वाक़ हैं। बेसिकली पीर पंजाल भी हिमालय का ही एक झेली हिस्सा है। K2 सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया की। नंबर 1 जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में वाक़ है। इसका जवाब एग्जैक्टली जो है वो वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, मगर यहाँ पर नहीं दिया हो। तो वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के साथ कोई सफ़ेद की पहाड़ियाँ, तो फिर क्लोज तरीन जो जवाब है वो हम सफ़ेद को कर देते हैं। वैसे वज़ीरिस्तान है, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान पहाड़ियाँ कबाली इलाके हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ हैं, बॉर्डर के ऊपर। थल का जो डेजर्ट है वो पंजाब में वाक़ है। ये आपका 18 हज़ारी का इलाका हो गया, खुशाब हो गया सारा। ये जो सिंध सागर दोआब का इलाका है सारा, दरिया झेलम और सिंध के दरमियान, इसी को थल कहते हैं। सबसे जो छोटा हमारा बॉर्डर है वो चाइना के साथ 592 किलोमीटर है। पाकिस्तान को रकबा 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है। जो दरियाए सिंध है वो तिब्बत एक इलाका है, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। वहाँ की मशहूर आलम झील मंसरूर है, मंसरोवर भी लिखा हुआ है, मंसरोर वैसे लफ्ज़ है, तो इसमें से ये निकलता है। सकेसर की बुलंदी 1525 मीटर तक बुलंद हो जाती है। जब आप साल्ट रेंज की तरफ जाते हैं, सतह पटवार को ख़त्म करते हैं, खुशाब की तरफ निकलते हैं, तो रास्ते में स्वादी सून आती है और साथ सकेसर का पहाड़ आता है। मुस्लिम बाग और जो ज़ियारत हैं वो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में वाक़ हैं। ज़ियारत सबसे खूबसूरत मकाम है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान का, बर्फ़बारी भी होती है। ओनली 4% पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 4% है। अंटार्कटिका वो वाहिद बराज़म है जहाँ डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह यह है कि अंटार्कटिका में ना ही जंगलात है ना ही कोई और चीज़ है। तो फिर जब जंगलात ही नहीं है या जब ज़मीन की काश्तकारी नहीं होती, तो फिर डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन का कोई तक भी नहीं बनता। ये कंसेप्चुअल सवाल था, इसका जवाब बुक में नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट आपको देखा गया है। कोस्टल लाइन जो पाकिस्तान की है वो तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मकरान का साहिल तकरीबन 500 किलोमीटर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चिकोर है। और एक सवाल और बोर्ड में आ जाता है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट भी 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा शॉर्ट भी हैं। पहले तरतीब में बुक वाले शॉर्ट का लेते हैं। नरेट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लोकेशन बताएं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन, पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द लार्ज कंट्री, साउथ एशिया का एक बड़ा मुल्क है। इसका को रकबा 7,497 मुरबा किलोमीटर है। उसके बाद बता देना जी कि पाकिस्तान, असल बात ये है कि पाकिस्तान जो है उसका लैटिट्यूड यानी जो अर्ज़ बल्द है वो 2345 से 3745 शुमाल की तरफ है, और जो उसका तूल बल्द है वो 60.5 से लेकर 75 ईस्ट की तरफ है। पाकिस्तान की जो लैंड है वो लंबाई में 1600 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ, और चौड़ाई में मशरक़ से मगरब 850 किलोमीटर लंबी है। आखिरी बात ये बतानी है हमारे पड़ोसी कौन से हैं, ये भी मले वकूफ़ में बताना होता है। ज़बानी याद रखने, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना वाक़ है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान वाक़ है, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान वाक़ है, पाकिस्तान के साउथ में बहरे अरब वाक़ है, और पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया वाक़ है। ये ईरान आ गया। और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, जिसको बहरे अरब कहते हैं, और 1600 किलोमीटर लंबी लाइन हमारी इंडिया के साथ है। बस सिर्फ नाम ले देने हैं कि पाकिस्तान के पड़ोसी ये मुल्क हैं फ़लाँ सिमत में, और पाकिस्तान के जनूब में बहरे अरब वाक़ है।
अगला सवाल है, व्हाट आर क्लाइमेट चेंजेस काज, जो आबो हवा में तब्दीलियाँ क्यों आती हैं। पेज नंबर 31 है। ये है जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंजेस। लोकेशन, अल्टीट्यूड यानी सतह समुद्र से कितना बुलंद है आप। उसके बाद एयर है, फ़ज़ा का क्या बिहेवियर है आबो हवा का। ठंडी आबो हवा चलती है, तेज़ चलती है, ठंड स्टॉर्म आते हैं, डस्ट स्टॉर्म आते हैं, तूफ़ान आते हैं, साइक्लोन है, या फिर अदर फैक्टर्स हैं जैसे दरिया करीब तरीन है, या जंगलात हैं, या आपकी कोई ख़ास आबादी ज़्यादा है, या इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ के भी फ़र्क पड़ जाता है। और प्रेसिपिटेशन होती है यानी बारिश कितनी होती है, स्नोफॉल कितनी होती है, या ओले वारा क्या पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके माहौल को असरअंदाज करती हैं। आबो हवा, क्लाइमेट को आबो हवा कहते हैं, मौसम को लोकेशन वेदर कहते हैं, सॉरी। पाकिस्तान के 4 टेम्परेचर जोन्स के नाम बताएं। इसी से नीचे लिखे हुए जी ये है टेम्परेचर जोन। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेजर जोन्स। नंबर 1 है हाईलैंड्स, ये आपके बुलंद इलाके हैं, शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके हैं। उसके बाद पाकिस्तान के प्लेन हैं जिसको इंडस लोअर पे अपर इंडस प्लेन कहते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान प्लेटो है, ज़ियारत वगैरह जहाँ पर वाक़ है। और उसके बाद हमारी कोस्टल एरिया यानी साहिली इलाके हैं। ये 4 नाम देने खाली। अगला सवाल है कि पाकिस्तान के 3 ग्लेशियर के नाम बताएं। पेज नंबर 32। ये हैं जी ग्लेशियर्स, 3 नाम खाली बताने। तो नंबर 1 बता दें, सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लेंथ 72 मील है, दुनिया की चंद बड़े ग्लेशियर में से एक है। उसके बाद ब्याफू ग्लेशियर है जिससे दरियाए ब्राल्डो निकलता है, ब्राल्डो पी का नाम भी सुना होगा। और उसके बाद बतूरा ग्लेशियर है जिससे दरियाए हुंजा निकलता है। 3 ग्लेशियर है, बतूरा ग्लेशियर, ब्याफू ग्लेशियर्स और सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान के सैरों के नाम लिखें। डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान और किसकी क्या खासियत है। पेज नंबर 37। अभी तो हम 33 पे हैं, कोशिश करते हैं डायरेक्ट चले जाते हैं। डेजर्ट्स आ गए जी। नंबर 1 थल आ गया जो सिंध सागर दोआब का बड़ा इलाका है, जो कि मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट है। बखर, खुशाब, लिया, मुजफ्फरगढ़ में इसको जनाब थल कहते हैं। फिर चोलिस्तान आ गया, वो इलाका जो कि साउदर्न बॉर्डर के साथ बावलपुर डिवीजन का इलाका आ गया। और उसके बाद नीचे आ जाए बावल नगर, रहीम यार खान, तो इन इलाकों को चोलिस्तान का डेजर्ट कहा जाता है। यही सरा जब सिंध में दाखिल होता है तो उसके 2 नाम बन जाते हैं। ऊपर बलाई सिंध में जो इलाका है खैरपुर का, उसमें इस सरा को नारक डेजर्ट कहते हैं। और नीचे दरमियान में मीरपुर ख़ास इलाका और थरपारकर का इलाका जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ है, महाराष्ट्र ज़िला, उसमें इसको थर डेजर्ट या थरपारकर डेजर्ट भी कहा जाता है। फिर खारान डेजर्ट है जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है, रास्को और सियान हिल्स के दरमियान है, और इसको जनाब खारान का सहरा कहते हैं और चागी हिल्स के दरमियान है। इसी से अगला सवाल मेरा ख्याल है कोस्टल एरिया पाकिस्तान के। सारी अच्छी बात है कि सारे तरतीब में सवाल आए हुए हैं। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया आ गया जी। पाकिस्तान की कोस्टल लाइन 700 किलोमीटर लंबी तकरीबन, हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके। इसमें से 500 किलोमीटर कराची से लेकर ईरान के बॉर्डर तक यानी जिवानी तक है। इसको मकरान कहते हैं, मकरान हाईवे भी यहाँ पर बनी हुई है। और अमूमन जो हमारी कोस्टल लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, दरमियान में कहीं कहीं थोड़े बहुत पहाड़ आ जाते हैं। फिर बताना है कि सम पॉइंट्स एट मकरान कोस्ट हैव बीन डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जैसे क्लिफ्टन है, मनोड़ा, हॉक्स बे है, रमलान है, उर्मारा है, गवादर वगैरह है और जिवानी। ये इसकी अहम मकामात हैं साइली। उसके बाद सवाल है जी, हिमालय जो माउंटेन्स हैं इसकी सब रेंजेस कौन सी हैं। ये वही पीर पंजाल का जिक्र आ गया। अगले पेज पे आ जाएं। ये हैं हिमालय रेंजेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब रेंजेस। एक जनाब आपका शवालक की पहाड़ी सिलसिला है, दूसरा पीर पंजाल का जिसमें मरी वगैरह वाक़ है, फिर सेंट्रल हिमालय और फिर कराकरम रेंज है। आपके सामने दुनिया खूबसूरत तरीन वादी फेरी मेडो की तस्वीर है जिसके बिल्कुल सामने शानदार नागा पर्वत नज़र आ रहा है। आपको कभी टाइम मिले, मौका मिले, ज़राए हों तो फेरी मेडो लाजमी जाइएगा, क्या शानदार तरीन जगह है वो। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। 2 जगह इसका जवाब है, पेज 41 पे भी है और पेज नंबर 45 पे भी है। दोनों जगह से मैं बताता हूँ। पहले पेज 41 पे चलते हैं, चलते जा रहे हैं, तब तक मैं चाय का सिप लेता हूँ।
बिल्कुल ठीक है जी। पेज 41 ये आगे जी। एक तो ये है, फॉरेस्ट आर द सिंगल लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ड्यू टू एक्सीडिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर and the greenhouse effect is intensifying day by day. This process is called global warming. Scientists believe that global warming is a great threat for the future of human life on earth. यहाँ तक और ये दोबारा फिर नीचे पेज 45 पे है और वहीं पर एक और डेफिनेशन भी है ग्रीन हाउस की। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है? टॉपिक जो हमारी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ पर फिर डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग की। यहाँ से forests are being cut rapidly and the area undergoes dangerous low level. Use of mineral fuels massively increasing. इसके अलावा this has caused a marked increase in the greenhouse effect resulting increase in the temperature. This process is called global warming. तो ये भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, जो आपकी मर्जी है। और इसके ऊपर डेफिनेशन है जो अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है? When the sunlight touches the surface of the earth after passing through the atmosphere, some part of it is reflected back and remaining part of the earth. अमूमन आपने नर्सरीज में जाकर एक छोटा सा ग्रीन हाउस देखा होगा जिसमें पौधे होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा होता है, सूरज की शुआएं होती वो गर्म होता है अंदर से। तो आजकल टनल फार्मिंग भी हो रही है, कुछ मौसमी गैर मौसमी सब्ज़ी भी उगाई जा रही हैं इस टेक्निक से। इसमें ये होता है कि हीट तो बेसिकली हमारा ज़मीन के ऊपर भी इस तरह का एक गिलाफ है गैसों का जो कि हीट को वापस जाने से रोकती हैं ताकि ज़मीन थोड़ी सी गर्म रहे। और मगर होता क्या है कि अब ज़्यादा ही हीट जज़ब होनी शुरू हो गई है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुकी है फ़ज़ा में। इससे अब उल्टा नुकसान होने शुरू हो गया, टेम्परेचर दुनिया में बढ़ चुका है जो कि एसेंशियल एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ग्लोब। ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ तक अगला जो सवाल है इसका जवाब हमारी इंग्लिश वाली किताब पे नहीं है, उर्दू वाली किताब पे है, तो वहाँ से चेक कर लें। व्हाट इज़ डिजर्टिफिकेशन? मैं ज़बानी बताता हूँ कि एक ज़मीन के ऊपर जब बार बार एक ही फसल उगाई जाए और आबादी यूं यूं बढ़ती जा रही है तो दरख्तों को काटा जा रहा है, फिर जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो खाद वगैरह डालने से कम होती जा रही है, ज़मीन बंजर हो रही है। इस सारे प्रोसेस को जिसमें ज़मीन की जो ताकत है वो कम हो रही है, फसलें कम उग रही हैं और ज़मीन बंजर होती जा रही है, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा जनाब पहला शॉर्ट है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मल्ले वकू की अहमियत बयान करें। तो जी मल्ले वकू की अहमियत आ गई। लोकेशन के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ये है जी, ये आपने जनाब यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें आपको 4-5 याद रह जाती हैं वो आपने बीच में से सारा जो है ना यहाँ से बता देना है कि चीन हमारा दोस्त है और अफगानिस्तान में जितना भी सामान जाता है वो सारा पाकिस्तान के रास्ते जाता है, जिसकी वजह से ग्वादर पोर्ट बड़ी अहम है। कराची हमारा बड़ा मशहूर हवाई अड्डा है जो कि आपस में मिडल ईस्ट और बाकी दुनिया को मिलाता है। मिडल ईस्ट में तेल जो पैदा हो रहा है अरेबियन सी के ज़रिए जाता है। अरेबियन सी की अहम तरीन पोर्ट जो है वो ग्वादर पोर्ट है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से जो आपको बातें याद रह जाती हैं वो आपने 4-5 बातें लिख देनी है। पाकिस्तान के फिजिकल फीचर बयान करें, पेज नंबर 30। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर, पाकिस्तान की जो लैंड है वो 5 फिजिकल फीचर याद रखें। ये 2 डिफरेंट सवाल हैं, एक है नेचर रीजन्स कुदरती खित्ते और वो भी 5 हैं, और ये फिजिकल फीचर है ये भी 5 है। नंबर 1 है माउंटेन रेंजेस, उसके बाद प्लेटोस, उसके बाद प्लेन्स मैदान है, फिर डेजर्ट सहरा हैं, और उसके बाद हमारा साहली इलाके हैं जिनको कोस्टल रीजन कहते हैं, यानी पहाड़ों के बाद सतह मरतफा, उसके बाद बिल्कुल मैदानों के बाद सहरा, और सहराओं के बाद हमारा समंदर आगे आ गया। तो तरतीब में 5 नाम आ गए। मौसम और आबो हवा की तारीफ करें। डिफाइन द टर्म क्लाइमेट एंड वेदर। ये जी वेदर तो है वो रोज़मर्रा का मौसम होता है। आप रोज़ाना कहते हैं जी आज मौसम कैसा है, ये मौसम कहलाता है। लेकिन जब यही मौसम इकट्ठा की जाए, तकरीबन 30 साल का डाटा इकट्ठा हो जाए और उसकी बेस पर पेशनगोइयाँ करनी शुरू कर दी जाए कि भाई इस ओवरऑल इस ज़मीन का मौसम कैसा है, इलाके का मौसम कैसा है, सर्दियाँ कैसी होती हैं, गर्मियाँ कैसी होती हैं, औसत टेम्परेचर क्या होता है, कितनी बारिशें होती हैं, इस सारे चीज़ को क्लाइमेट यानी आबो हवा कहते हैं। यानी आबो हवा लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला है, जबकि जो वेदर है वो रोज़मर्रा का मुताला है। वो अमूमन आप ख़बरों में भी और मोबाइल में भी ऐप्स बनी हुई हैं
जिस तरह एक्ू वेदर बड़ी ज़बरदस्त वेब है, तो वो आपको जो अगले 10-12 दिन का दिखाती है वो टेम्परेचर, वो वेदर है। अब हैं क्लाइमेट रीजन्स कितने हैं पाकिस्तान के, पेज नंबर 32। आबो हवा के लिहाज से, मतलब ये आबो हवा के, अभी हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, तो क्लाइमेट के लिहाज से कितने पाकिस्तान के हिस्से हैं। क्लाइमेट लिहाज से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इनको क्लाइमेट रीजन्स कहते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स। सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाई लैंड है, ये पहाड़ी इलाकों की आबो हवा है। उसके बाद सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा है, फिर हमारे मैदानी इलाकों की आबो हवा है, और फिर पाकिस्तान के समुद्री साहली इलाकों की आबो हवा है। तो ये 4 किस्म की आबो हवा पाकिस्तान में पाई जाती है। और अब वो एक और सवाल, नेचर रीजन पाकिस्तान के कुदरती खित्तों के बारे में बताएं, पेज नंबर 36 है। चलते जाते हैं और तब तक अगला सिप चाय का। पेज नंबर 36। लो जी, पाकिस्तान को 5 फिज़िकल रीजन, तो मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के जो तबी खतोखाल है फिज़िकल एरिया वो भी 5 हैं, और जो रीजन्स हैं वो भी कुदरती खत्ते भी पाकिस्तान के 5 ही हैं। प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, कोस्टल इलाका है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड माउंटेन रेंज है, और एरिड और सेमी यानी बंजर पहाड़ है, ये बलूचिस्तान में। जबकि जो ह्यूमिड सेमी ह्यूमिड है ये हमारे शुमाली इलाका जात में सारे, यानी फिर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले भी 2 तरह के हो गए। लॉन्ग सवाल, इसमें 3 एक्स्ट्रा लॉन्ग भी हैं। पहले मेन लॉन्ग, बलूचिस्तान प्लेटो और पटवार प्लेटो पर नोट लिखें, पेज 39 एंड 40। ये है पेज 37, यहीं से नीचे चलते हैं। 39 आ गया। पहले जनाब आ गया आपका पटवार प्लेटो, ये आपने लिखना है यहाँ तक मिनरल्स तक, साल्ट रेंज इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पटवार प्लेटो वहाँ ख़त्म हो रहा है जहाँ से साल्ट रेंज शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक। उसके बाद जनाब फिर आगे जाके बलूचिस्तान प्लेटो शुरू हो जाता है, और ये आपने जो है वो पैराग्राफ लिखना है, ये वाला यहाँ तक क्वांटिटीज़ तक। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जी। आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, पहले तो बताना है पोल्यूशन क्या होती है, फिर उन पोल्यूटेंट्स के बारे में बताएं जो फ़ज़ा को आलूदा करें, जैसे पानी, ज़मीन है, मिट्टी है, उसके फ़ज़ा है, शोर है, तो उसके बारे में बताना है, पेज 42 एंड 43। लो जी, पहले डेफिनेशन आ गई, पोल्यूशन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसमें 2 तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं और बायोटिक फैक्टर्स हैं। और उसके बाद जनाब ये सारे उसके डिफरेंट माहौलियाती फैक्टर आ गए। अब उसके बाद वो चीज़ें जो उसको आलूदा कर रही हैं, पोल्यूटेंट्स, वो सब्सटेंस, वो ज़रात जो उसको आलूदा कर रहे हैं। पोल्यूट का मतलब है तो मेक एयर, वाटर, सॉयल डेंजरसली इम्प्योर और अनफिट फॉर यूज़। तो फिर पहले एयर पोल्यूटेंट्स, फ़ज़ा कैसे आलूदा हो रही है, किन चीज़ों से, ये सारे। उसके बाद पानी कैसे आलूदा हो रहा है, और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सवाल जो मैं बताना भूल गया हूँ कि पानी की को आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है, तो ये उसके 4 पॉइंट्स हैं। ये एक्स्ट्रा सवाल बन जाएगा, ये इस लॉन्ग का हिस्सा नहीं है। ये सवाल बोर्ड में आ गया, मैं शुरू में मेंशन करना भूल गया हूँ। सवाल क्या बनेगा, राइट डिफरेंट वेज टू कंटेमिनेट द वाटर फ्राम पोल्यूशन, टू प्योरीफाई द वाटर फ्राम द कंटेमिनेटेड वाटर, जो है ना उसको प्योरीफाई करने का क्या तरीका है। अगला लैंड और सॉइल पोल्यूशन भी है, और मर्जी ये सवाल बहुत लंबा जाएगा, बस वहाँ तक बढ़ाया जाता, मैंने निशान लगाया किडनीज तक। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्या तरीका है, इसको आलूदी से कैसे बचा जा सकता है, यहीं से आगे सवाल शुरू है, पेज 44 पे। मेजर्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर, पॉपुलेशन प्लानिंग की जाए, अर्बनाइजेशन शहरों को बढ़ाया ना जाए, छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड किया जाए, प्लांटेशन दरख्त वगैरह लगाए जाए, और रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्वेट किया जाए, फजूल उनके ज़्यादा से बचा जाए ताकि टेम्परेचर इंक्रीज़ ना होना पाए। ख़ास करके फॉसिल फ्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जनाब आपका शेर तक जवाब आएगा। अगला सवाल है कि जंगलात से क्या मुराद है, नेचुरल वेजिटेशन है, और पाकिस्तान में किस किस्म के जंगलात हैं, और पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ पे भी नोट लिखें, पेज 35 और 36। लो जी, पेज 35 आ गया, वेजिटेशन आ गई पहले तो।
सॉरी यहाँ से ये पेज 34 से शुरू हो रहा है जी, मैं माजरत चाहता हूँ, अपोलोजाइज। यहाँ से शुरू हो रहा है पेज 40 वेजिटेशन से शुरू हो रहा है। मैं दोबारा फिर निशान भी लगा देता हूँ कि ये ना कहें कि उस्ताद ने जान छुड़ाई है। ये सवाल आपका समय यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर उसमें आपने बताना होगा कि डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान में किस तरह के पाए जाते हैं प्लांटेशन, वो है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ का जिक्र आ जाएगा, ये आगे जी वाइल्ड लाइफ। और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा स्पैरो तक, मोर तोते मोते यहाँ तक स्पैरो। जंगलात की अहमियत बताएं और डिफॉरेस्टेशन के क्या नुकसान हो रहे हैं, पेज 41 42। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, ये जो सवाल डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है असल में ये हेडिंग गलत है। यहाँ हेडिंग बनेगा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये सारे इम्पोर्टेंस है, ये सारी इम्पोर्टेंस आप देखो देख लें, ये सारी उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आपने जनाब डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताना है क्या होती है, ये उसके काज़ बताने हैं यहाँ से। तो ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। यानी पहले हेडिंग चेंज कर देना इसको, डिफॉरेस्टेशन में अपने हेडिंग देना है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द इकानमी ऑफ द कंट्री। सारा कुछ पेपर इंडस्ट्री बन रही है, फायर वुड है, लकड़ियाँ, घरों के लिए इमारती सामान, दवाइयाँ, माहौल को खुशगवार, सारे ये फ़ायदे हैं। और बेहतर ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखें आप। जानवरों का चारा मुहैया होता है, दूध दही वाला गुड्स मिल जाती हैं। जारी जानवर को चारा मिलेगा तो जानवर दूध देंगे और चीज़ें बनेंगी। तो फिर यहाँ पर इसी के अंदर फिर ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र आ जाएगा। और यानी नुकसान क्या हो रहा है, पहले इंपॉर्टेंस अहमियत बताई गई है, फिर बताया गया कि जंगलात ना होने से नुकसान क्या हो रहा है, ज़मीन गर्म हो रही है, फिर बताया गया है कि क्या वजूहत हैं कि दरख्त काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। यहाँ ये चलते जाएगा, ये सवाल ख़त्म हो जाएगा आपका यहाँ तक। अब मैं जी एक्स्ट्रा सवाल, और एक्स्ट्रा सवाल है पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पे नोट लिखें, पेज 45। ये जो आखिरी हमारा टॉपिक है यही एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल है। पहले ग्रीन हाउस क्या होता है, फिर ग्रीन हाउस गैसेस की बात होगी, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की बात होगी। और यहाँ तक जनाब सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो मशहूर एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स वाटर लॉगिंग, सीमोथोर और डेजर्टिफिकेशन, मैंने बताया कि हमारे इस किताब में है ही कौन, इसके लिए उर्दू में आपको पढ़ना पड़ेगा। और वाटर लॉगिंग का टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 40-41 पे, वो आपको मैं बता देता हूँ जनाब। बिल्कुल ये है जी, वाटर लॉगिंग आ गई, पहले एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स आ गया और उसकी जनाब रेमेडीज़ आ गई। पहले आ गया वाटर लॉगिंग, सीमोथोर क्या होती है, और उसके बाद बताना है कि हुकूमत क्या कर रही है करने के लिए। यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन का टॉपिक है ही नहीं, तो बस वो फिर मैंने बताया था कि नेट से देख कर याद कर लें या उर्दू की किताब से देख लें। तो अब बारी है जी हमारे आखिरी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 पे जाते हैं और इसके लिए नई वीडियो से दोबारा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 मैं देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल अवेलेबल है जी। तो ठीक है जी, मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद चैप्टर नंबर 4 पर।